नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए मेरे पिछले वीडियो अवश्य देखें। अब तक आपने देखा कि कोचिंग सेंटर से वापस आते समय अनीता का अपहरण हो गया था। उस समय अनीता की एक सहेली चंदा उसके साथ ही थी। उसी ने फोन पर अनीता के भाई मयंक को इसकी सूचना दी। अब आगे इधर अनीता को लेकर गाड़ी अब रोहतक रोड पर मुड़ गई थी और एक सुनसान रास्ते पर चलने लगी थी। मामा किसी से फोन पर बात कर रहा था और उससे कहीं की लोकेशन पूछ रहा था। अचानक मामा ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी साइड में लगाओ। गाड़ी रुकते ही मामा ने गाड़ी से उतरते हुए अनीता से कहा, बिना कोई होशियारी दिखाए चुपचाप लेटी रहना, वरना यह ड्राइवर नहीं मर्डरर भी है। 1 मिनट में तुम्हारा खेल खत्म कर देगा। अनीता ने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया था। मामा थोड़ी दूर जाकर लघु शंका करने लगा। ड्राइवर का फोन आ गया। अनीता के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने अपने फोन पर जीपीएस ऑन कर दिया। क्लास अटेंड करते समय उसका फोन पहले से ही साइलेंट मोड पर था। अनीता को इस बात से तसल्ली हो गई। उसने जीपीएस का लाइव मैप जल्दी से मयंक को शेयर कर दिया। अपनी सहेली को वीडियो कॉल पर ले लिया था और चुपचाप लेट गई। इधर मयंक के फोन पर अनीता के व्हाट्सएप मैसेज का नोटिफिकेशन आया। अनीता के फोन की लाइव लोकेशन शेयर की गई थी। तब तक चंदा जोर से चिल्लाई, अनीता का वीडियो कॉल है। विराज ने कहा, प्लीज रिसीव द कॉल। लेकिन सब साइलेंट रहेंगे। उसने फोन रिसीव कर लिया। स्क्रीन पर एक गाड़ी की सीट नजर आ रही थी। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थीं और सांस रोके सबकी निगाहें फोन के स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। दोनों फोन साइलेंट थे, इसलिए कोई आवाज नहीं थी। अनीता का लोकेशन भी पता चल रहा था। मयंक ने इशारे से कहा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, और 2 गाड़ियों में सवार होकर मयंक, सहदेव, विराज और मयंक का दोस्त इनके 2 गनर के साथ जीपीएस को फॉलो करते हुए निकल पड़े थे। मयंक की गाड़ी हवा से बातें करती हुई गुरुग्राम के बाहर निकलकर रोहतक रोड पर सुनसान इलाके पर चल रही थी। वो लोग बड़ी सतर्कता से आगे बढ़ रहे थे। ना तो किसी से कुछ पूछ सकते थे और ना ही किसी को कुछ बता सकते थे। अचानक फोन के स्क्रीन पर संचित चौधरी फार्म हाउस का बोर्ड दिखाई दिया। लेकिन तुरंत ऐसा लगा कि जैसे फोन नीचे गिर गया या किसी ने झपट लिया था। वह भी कुछ ऐसा ही था। अचानक गाड़ी कच्चे पक्के रास्ते पर मुड़कर एक फार्म हाउस की ओर मुड़ गई थी। मामा गाड़ी से उतरकर गार्ड से बातें करने लगा। उतनी देर में अनीता को मौका मिल गया था। उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार आया और उसने अपने मोबाइल का कैमरा फार्म हाउस के बाहर लगे बोर्ड की ओर घुमा दिया। लेकिन उसका ध्यान थोड़ा बट गया था। तब तक ड्राइवर की नज़र उस पर पड़ी। उसने अनीता का फोन छीनने की कोशिश करते हुए कहा, ओए लड़की, क्या कर रही है? तुझे मौत का भी खौफ नहीं है? उसने अनीता के हाथ से फोन छीन लिया। मामा ने देखा तो दौड़कर गाड़ी में पहुंचा। उसने कहा, सुन लड़की, ज्यादा चालाकी दिखाई तो हम अपना रिश्ते का लिहाज भूल जाएंगे। मामा अनीता का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला। अनीता उसका हाथ झटकते हुए बोली, हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। अपनी मम्मी के कारण तुम्हारे साथ चुपचाप चली आई, तो मुझे कमजोर भी मत समझना। मामा जल्दी में था, इसलिए टाल गया। ड्राइवर ने कहा, यह किसी से वीडियो कॉल पर थी। मामा के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई थी। उसने अनीता की ओर देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, जानता हूँ। अनीता बुरी तरह से चौंक कर मामा की ओर देखने लगी। वो बड़ी ढिठाई से हंस रहा था। अनीता सन्नाटे में आ गई थी। उसने सोचा, शायद फिर से वो उसकी किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गई है। वो मन ही मन कान्हा को पुकारने लगी, हे कान्हा, इन शैतानों से मेरे परिवार को बचा लो, आप ही का सहारा है। गाड़ी फार्म हाउस के अंदर चली गई थी। अनीता को उतार कर कोठी के अंदर ले जाया गया, जहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। कोठी के बाहर निकलकर एक रास्ता आउट हाउस की ओर जाता था। मामा अनीता को लेकर उसी तरफ चल पड़ा। दरवाजा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा खोल दिया। अंदर रोशनी कम थी, फिर भी अनीता को एक कोने में चेयर पर अपनी मम्मी नजर आई। उसके हाथ बंधे हुए थे।
मम्मी कहकर वह जोर से चिल्लाई और दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। उसकी मम्मी बेहोश थीं। अनीता उनको पकड़कर रोते हुए बोली, प्लीज आपकी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार दीजिए, लेकिन मेरी मम्मी को इस हालत में मत रखिए, इन्हें छोड़ दीजिए, पानी पानी दीजिए प्लीज, इन्हें होश में लाना है। मामा ने हंसते हुए कहा, धीरज रखो बहू, उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें तो बस थोड़ी सी बेहोशी की दवा दी गई है, क्या करें, बहुत छटपटा रही थी बुढ़िया। अनीता अपनी माँ का चेहरा अपनी हथेली में लेकर रोते हुए आवाज दे रही थी, मम्मा उठो। तब तक पीछे से एक चिर परिचित आवाज उसके कानों में टकराई। उसे अपने कानों पर विश्वास न हुआ। वो बुरी तरह से हिल गई। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सास कामनी विजयी मुद्रा में चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए खड़ी थी और कह रही थी, आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। उनके साथ दो हट्टे-कट्टे गनर भी खड़े थे। अनीता को चक्कर सा आ गया था, उसका गला सूख गया था, गले से आवाज न निकली, वहीं जमीन पर धम्म से बैठ गई। जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने था, उस पर वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मम्मी जी आप। कामनी के चेहरे का भाव बदल गया था, चेहरा नाराजगी से टेढ़ा हो गया। उड़ते हुए बोली, कौन सी मम्मी जी, किसकी मम्मी जी? तब तक उसका भाई विकास खीसे निपोड़ते हुए बोला, अरे जिज्जी, तुम्हें अपनी सासू माँ कह रही है। कामनी ने अनीता का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं और इसकी सासू माँ कैसे हो सकती हूँ? अनीता जानती थी कि कामनी उससे नफरत करती है, लेकिन नफरत में डूबी कलयुगी माँ का ये रूप देखकर अनीता गहरे दुख में डूब गई थी। अपनी आंखें पोंछते हुए उसने कामनी की ओर देखा, जो क्रोध और नफरत से भरी आंखों से उसे भस्म कर देना चाहती थी। अनीता ने दर्द भरी आवाज में कहा, इतनी नफरत क्यों मम्मी जी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कामनी दांत पीसते हुए बोली, सुन लड़की, पहले तो मुझे मम्मी जी कहना बंद कर, तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रही बात तूने मेरा क्या बिगाड़ा है, तो कान खोल कर सुन ले, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरा कुछ बिगाड़ सके, और तुझसे नफरत करने की मुझे फुर्सत भी नहीं है। तेरा तो वजूद ही मेरे कोई मायने नहीं रखता। अनीता ने हैरानी से कहा, फिर मेरे साथ ये सब? कामनी ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख लड़की, तू तो बस चारा है मेरे असली दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए। अनीता का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया था। अनीता की हालत पर विकास ठहाका मारकर हंसने लगा था। अनीता बेचारी कभी विकास को देखती, कभी कामनी को। उसका दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। विकास ने कहा, जिज्जी काहे को बेचारी को पगलाए दे रही हो, सच्ची सच्ची बताए दो ना, और हे हे करके हंसने लगा। कामनी ने कहा, सुन लड़की, अपने असली टारगेट को जाल में फंसाने के लिए हमने तुझे चारे की तरह इस्तेमाल किया है। फिर विकास की ओर देखकर बोली, विकास, तुमको विश्वास है ना कि बड़ा मुर्गा और उसका चूजा हमारे जाल में फंसकर यहाँ तक आएंगे? विकास ने अपनी एक हथेली पर दूसरे हाथ को मारते हुए बोला, 100% आएंगे जीजी। फिर हंसते हुए अनीता की ओर देखकर बोला, इस लड़की ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। अनीता ने चौंक कर विकास की ओर देखा। विकास ने कहा, क्यों वकील साहिबा, चकरा गई ना? आपने सोचा आपकी वकील खोपड़ी बड़ी चालाक है, लेकिन इस विकास की खातिर खोपड़ी के आगे हो गई ना फेल। जानती हो, अपहरण के बाद हमने तुम्हारा मोबाइल अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया? मूर्ख लड़की समझ ही नहीं पाई। इसने चालाकी दिखाते हुए अपनी लोकेशन किसी को शेयर की। मैंने ऐसा करने का पूरा मौका दिया। इसने किसी को वीडियो कॉल लगा ली। मैंने उसका भी पूरा मौका दिया। लड़की का दिमाग तो तेज है, लेकिन बेचारी अपनी तेज बुद्धि के जाल में अपनों को फंसा बैठी। अनीता चौंक कर विकास को देखते हुए सोच रही थी, मतलब जो मैं कर रही थी ये सब जानता था और जानबूझकर मुझे मौका दे रहा था। मैंने घर वालों को सूचना पहुंचाने का मतलब इसकी दुश्मनी मयंक भाई से है, लेकिन क्यों? उसने इनका क्या लेना देना? उसने अपना सिर पकड़कर कहा, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? अनीता ने पूछा, आपकी किससे दुश्मनी है? मेरे भैया ने आपका क्या बिगाड़ा है? कामनी ने हंसते हुए कहा, परेशान मत हो लड़की,
हमारी तेरे भाई से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे दुश्मनों के साथ आएगा तो वो भी नहीं बचेगा। जानती है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वैसे विकास, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सटीक था। तीर पूरे निशाने पर लगा है। तुमने कहा कि इस चिड़िया को कैद कर लो, तो इसका आशिक अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ा चला आएगा, और इसके साथ उसका दोगला बाप, और दोस्ती निभाने इसका भाई भी। सब यहाँ आएंगे तो अपनी मर्जी से, लेकिन वापस लौटकर कोई नहीं जाएगा। विकास ने कहा, हाँ जिज्जी, हम कितना परेशान हो रहे थे, लेकिन वो ससुरा विराज किसी तरह से हमारे जाल में फंसता ही नहीं था। उसे मारने की हर कोशिश नाकाम रही। साला अमृत की घूंट पीकर आया है, मरता ही नहीं। विकास की बात सुनकर अनीता के दिल पर मानो किसी ने हथौड़ा चला दिया हो। अब तो यह मिस्ट्री उसकी समझ से बाहर थी। वह एक बार फिर लड़खड़ा कर जमीन पर बैठ गई। थोड़ा होश संभाला तो उसने ध्यान से कामनी की ओर देखते हुए सोचा, हो ना हो ये कामनी जी की कोई हम शक्ल हो, जो उनके साथ बदला लेने के लिए विराज को मारना चाहती है। अनीता के असमंजस को भांपते हुए कामनी ने कहा, किस दुविधा में पड़ गई लड़की? अनीता ने कहा, तुम विराज की मम्मी नहीं हो सकती हो, जरूर उनका रूप धरकर कोई और ही हो। कामनी ने कहा, तुम सही कह रही हो, मैं विराज की माँ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो बस सहदेव की पत्नी कामनी हूँ। अनीता ने कहा, ये कैसे हो सकता है? कामनी जी तो विराज की माँ है, उनकी जान तो विराज में ही बसती है। वो अपने बेटे की जान की दुश्मन कैसे बन सकती हैं? अनीता को हरगिज उस औरत की बात पर विश्वास नहीं हुआ। कामनी ने कहा, सुन लड़की, उस सपोले को बार बार मेरा बेटा कहकर मुझे गाली मत दे। वो मेरा बेटा नहीं है, सपोला है, सपोला। अनीता बोली, तो वह सब प्यार दुलार? कामनी ने कहा, दिखावा था, सहदेव और विराज को धोखे में रखने के लिए। मैं विराज को एक अनाथ बच्चा समझकर अपने बच्चे की तरह पाल रही थी, लेकिन विराज सहदेव की ही एक रखेल की नाजायज औलाद है। बचपन में पता चलता तो उस सपोले को तभी खत्म कर देती, लेकिन बड़े होने के बाद ये काम आसान नहीं था। इसीलिए तो मैं उसका घर ही नहीं बसने देना चाहती थी। पहले रागिनी को भगाया, फिर तुझे। विराज तो मेरी मर्जी का गुलाम था। उसकी बुद्धि को मैंने अपने वश में कर रखा था। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही करता था, लेकिन तूने उस पर जाने कौन सा जादू चलाया कि वो तेरे प्यार में पागल हो गया था। उसकी इस भावना पर मेरा कोई वश नहीं चल पा रहा था। इसीलिए चिढ़कर मैंने उसे रास्ते से हटाने की साजिश की। अनीता शॉक्ड थी। एक कलयुगी माँ का इतना भयानक रूप देखकर उसका कलेजा कांप उठा। उसके अंदर से कामनी के लिए ढेर सारी नफरत उमड़ पड़ी। अपनी जान की परवाह न करते हुए उसने कहा, धिक्कार है तुम पर। तुम एक माँ की ही नहीं, बल्कि औरत जाति के नाम पर कलंक हो। मैं इतना तो जानती हूँ कि तुम अहंकारी और बदमिजाज औरत हो, लेकिन इतनी गिरी हुई हो ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वह दुखी होकर बोली, और विराज के लिए तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वह मुझे इतना प्यार करते रहे और मैं उनको अपने से दूर करती रही। उनके सच्चे प्यार की कीमत को समझ ना पाई। शायद कान्हा जी ने मुझे इसी बात की सजा दी है। लेकिन तुम अपने घमंड में भूल गई कि हम सबके ऊपर भी कोई है, और उसकी लाठी बेआवाज होती है। मेरे कान्हा, सब देख रहे हैं। तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। विराज सच्चे मन से तुमको भगवान की तरह पूजते हैं। तुम उन्हें ही मारना चाहती हो? जो पति तुम्हारी इतनी इज्जत करता है, तुम उन्हीं की आंख में धूल झोंक रही हो। कामनी ने गुस्से से गरजते हुए अनीता का बाल पकड़कर उसे जमीन में पटक दिया और अपनी पिस्तौल उसकी कनपटी से सटाते हुए बोली, एक शब्द और नहीं। सहदेव ने मुझे धोखे में रखा था, मुझसे झूठ बोला। मैं उसे कभी नहीं माफ कर सकती, कभी नहीं। तब तक विकास का फोन बजने लगा। कोठी के गेट से उसके ही किसी आदमी का फोन था। उधर से आवाज आई, सर एक गाड़ी इधर मुड़ी है, उसमें 3 लोग बैठे हैं और इधर ही आ रहे हैं। विकास ने कहा, जिन लोगों की फोटो मैंने तुमको भेजी है वो लोग हैं, तो उन्हें अंदर आने देना। फार्म हाउस का नाम खोजते हुए वह लोग वहां पहुंच गए थे। मयंक ने कहा,
देखो, हो सकता है कि उन लोगों को हमारे आने की खबर लग गई हो, इसीलिए हमें पहले समझ लेना चाहिए कि वो कितने लोग हैं, तभी अंदर चलते हैं। विराज ने उतावलेपन से कहा, सोचने का समय नहीं है मयंक, मेरी अनीता खतरे में है, 1 मिनट की भी देर नहीं कर सकते। फिर कुछ रुक कर बोला, तुम मुझे और पापा को एक एक पिस्टल दे दो, फिर चाहे जितने लोग हों, हम निपट लेंगे। मयंक ने अपनी पिस्तौल सहदेव को देते हुए कहा, अंकल जी ये आपकी सुरक्षा के लिए है, अपने साथ रखिए। सहदेव बोले, तुम और विराज? मयंक ने कहा, अरे अंकल जी, हम दोनों तो उन सालों की पिस्तौल छीन कर उनके मुंह में धुआं भर देंगे, हमारी चिंता मत कीजिए। मयंक ने अपने दोस्त से कहा, तुम यहीं रुको, हम लोगों के अंदर जाने के बाद आना और 2 लोग यहीं रुककर निगरानी करना कि कोई अंदर ना आने पाए। उनकी गाड़ी फार्म हाउस के गेट पर पहुंच चुकी थी। मयंक गाड़ी से उतरकर गार्ड के पास गया। उसने कहा, मिस्टर अखिलेश चौधरी का फार्म हाउस यही है। अभी गार्ड उत्तर देने की सोच ही रहा था कि मयंक के हाथ का एक वार गार्ड की गर्दन पर पड़ा। वो वहीं लुढ़क गया। बाकी के गार्ड एक बार के लिए तैयार नहीं थे। तब तक दूसरी ओर से विराज बाउंड्री फांद कर अंदर आ गया था। एक गार्ड की गर्दन दबोचकर उसने दूसरे पर लात बरसा रहा था। सहदेव ने विराज से भिड़ रहे गार्ड के सिर पर पिस्टल की वट से मारकर उसे ढेर कर दिया। एक एक असलहे पकड़कर वो लोग कोठी की तरफ बढ़ गए। कोठी के दरवाजे पर ही बैठा एक काला सांड जैसा आदमी दरवाजे की रखवाली कर रहा था। अभी उस आदमी की नजर इन लोगों पर नहीं पड़ी थी। विराज ने अपनी गन उल्टी करके पकड़ ली और धीरे धीरे चलते हुए उस आदमी के पीछे खड़ा हो गया। जैसे ही उस आदमी ने विराज को देखा, हड़बड़ाते हुए बोला, कौन है तू? कहाँ घुसा चला आ रहा है? विराज ने गुर्राते हुए कहा, तेरा बाप हूं। और बिना एक पल गंवाए बड़ी फुर्ती से अपनी गन की वट से उसके सिर पर जोर से वार किया। खून का फव्वारा निकल पड़ा उसके सिर से और मोटा सांड सा आदमी कटे पेड़ की तरह जमीन पर लौट गया। सहदेव ने उसकी जेब टटोल कर देखी तो उस दरवाजे पर लटके बड़े से ताले की चाबी उसको मिल गई। वो अंदर पहुंचे तो एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, अरे कौन हो तुम लोग, कैसे अंदर आए हो? विराज ने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। किससे मिलना है? मयंक ने उसे दबोच लिया। सहदेव उनकी कनपटी पर पिस्तौल सटाते हुए बोला, मेहमान कहाँ हैं? सीधे से बता दे वरना सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार देंगे। उसने कांपते हुए आउट हाउस की ओर इशारा किया। इधर मयंक और उसके दोस्त ने एक दो को और ढेर कर दिया था। वे आउट हाउस की ओर बढ़ गए थे। उसके बाद मयंक ने एक बहुत जरूरी काम किया। अपने पापा को फोन करके कहा, पापा डॉक्टर असीम अब तक आपके पास पहुंच गए होंगे। पापा ने कहा, हाँ बेटा, मेरे पास ही बैठे हैं। तुम लोग कहाँ हो? मयंक ने कहा, आप लोग तुरंत गुरुग्राम की कोतवाली जाइए और पुलिस को साथ लेकर जल्दी जल्दी यहाँ पहुंचिए। मैंने यहाँ की लोकेशन असीम को भेज दी है। आउट हाउस के बाहर भी एक बाउंसर टाइप का आदमी बैठा था। मयंक के दोस्त ने पीछे से ही उसकी गर्दन दबोच ली और एक ही वार में उसे भी ढेर कर दिया। अब लगभग मैदान साफ था। बाहर की उठापटक सुनकर अंदर के लोग चौकन्ने हो गए। विकास और कामनी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। मयंक ने एक ही धक्के में आउट हाउस का दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर सभी का दिल दर्द से भर गया। मयंक दौड़कर अपनी माँ और अनीता के पास चला गया। अनीता मयंक के गले से लगकर रोने लगी। विराज को अपने ठीक सामने पाकर एक पल के लिए तो कामनी हड़बड़ा गई थी। जिसे एक बेटे की तरह अपने कलेजे से लगाकर पाला, आज दुश्मन की तरह उसका सामना करना बड़ा ही मुश्किल था। हाथ में पकड़ी पिस्तौल उसने अपने पीछे छुपा ली थी। इधर विराज ने देखा कि उसकी मम्मी के पीछे 2 गुंडे खड़े हुए हैं, तो उसने सोचा शायद इन लोगों ने मेरी मम्मी का भी अपहरण कर लिया है। वह दौड़कर कामनी के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, विकास, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी माँ पर हाथ डाल सको? विकास खड़ा विराज की नासमझी पर मुस्कुरा रहा था। सहदेव विकास की ओर बढ़ने लगे तो उसे चिढ़ाते हुए बोला, आओ ठाकुर, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, और ठहाका मारकर हंस पड़ा।
सहदेव ने कहा, कमीना तो तू है ही, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन धन की लालच में इतना नीचे गिर जाएगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस थाली में तूने खाया, उसी में छेद किया। मुझे क्या पता था कि मैं आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ। विकास ने कहा, मेरी नीचता की सीमा अभी देखी ही कहाँ है तुमने जीजाजी। ऐसे अच्छा ही हुआ कि तुम भी चले आए। जिंदगी भर तुमने हमारी जितनी बेइज्जती की है, आज मैं गिन गिन कर सबका हिसाब चुकाऊंगा। अब मेरे हाथों से ना तो तुम्हारा बेटा बचेगा और ना तो तुम, और तुम्हारे पूरे अंपायर का मालिक होगा विकास चौधरी। आज टूटेगा तुम्हारा अभिमान। सहदेव और विराज की समझ में आ गया था कि ये सब किया धरा विकास का ही है। सहदेव अपनी पिस्तौल तानते हुए बोला, आज भले ही मैं मर जाऊं, पर तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। सहदेव की ऐसी हिमाकत देखकर एक बार फिर कामनी का भेजा घूम गया। विराज को एक साइड में धकेलते हुए अपनी पिस्तौल सहदेव की ओर तान कर बोली, खबरदार सहदेव सिंह, मेरे भाई पर हाथ उठाने के पहले मुझसे निपट लेना। अपनी माँ के इस रूप को देखकर विराज हक्का भक्का सा खड़ा माँ को देखे जा रहा था, क्योंकि समझ में तो उसके कुछ भी नहीं आ रहा था। और यही वो समय था जब कामनी के पीछे खड़े गुंडों ने विराज की गन छीन ली और विराज को अपने कब्जे में ले लिया। मयंक विराज की ओर लपका ही था कि विकास ने मयंक से कहा, ठंड रखो डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टरी छोड़कर गुंडागर्दी करने लगे हो। जरा एक नजर अपनी प्यारी बहना पर भी डाल लो। मयंक ने देखा कि अनीता के पीछे खड़े एक गुंडे ने अनीता की कनपटी पर बंदूक सटा दी थी। मयंक अपनी जगह पर ही जड़ हो गया था। दूसरे गुंडे ने मयंक और सहदेव की गन छीन ली और सबको निशाने पर ले लिया। विराज ने कामनी की ओर देखकर आश्चर्य से कहा, ये क्या है माँ? कामनी विराज के माँ कहने पर थोड़ा विचलित तो हुई, लेकिन फिर सहदेव को देखकर दांत पीस कर बोली, सिंह साहब, आपने मेरे साथ जो धोखा किया वो सब याद तो होगा ना? अपने बेटे को अपनी अय्याशियों के बारे में तुम बताओगे या मैं बताऊं? सहदेव ने बड़े ही दुख से कहा, अपने और तुम्हारे सारे गुनाह मुझे याद हैं, और तुम्हारी सारी साजिशें भी मैं पहले से ही जानता हूं कामनी। बस इंतजार था तुम लोगों के चेहरे से नकाब हटाने का। आज तुम दोनों का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। विकास ने अपनी हंसी में ढेर सारी धूर्तता भरकर विराज की ओर देखते हुए कहने लगा, अरे लल्ला, तुम काहे परेशान होते हो बाबू? तुम्हारे पिता की अय्याशियां तुम्हें बताए बिना तुमको परलोक नहीं भेजेंगे। नहीं तो खा मखा परलोक में जाकर हमारी बहन को ही दोष देते रहोगे। कामनी ने नफरत से कहा, तुम मेरी औलाद नहीं हो विराज, तुम तो अपने पूजनीय पिताजी की नाजायज औलाद हो। एक 2 टके की नौकरानी का गंदा खून हो। इसकी अय्याशियों की शर्मनाक निशानी हो, जिसको इसने धोखे से मेरी सूनी गोद में डाल दिया था। और वर्षों तक इस बात से बेखबर मैं अपनी पवित्र ममता से तुझे सींचती रही। वह तो भला हो विकास का कि जिसने मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बताकर मेरी आंखों पर पड़ी मेरी अंधी ममता की पट्टी हटा दी। मयंक, अनीता, उसकी मम्मी सब आश्चर्य से कभी कामनी को तो कभी विराज और सहदेव को देखते जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए तो सब भूल ही गए थे कि इस समय वह किसी की बंदूक की नोक पर खड़े हैं और एक पल में उनकी सांसें बंद हो सकती हैं। विराज हैरान सा खड़ा कभी अकड़ के साथ पापा को ललकारती अपनी मम्मी को देखता और कभी सिर झुकाए लज्जित खड़े पापा को। बड़ी मेहनत से अपनी विखरती हुई आवाज को संभालते हुए बोला, सच क्या है पापा? मैं कौन हूं? विराज की दर्द में डूबी हुई आवाज सुनकर सहदेव विचलित हो गए। उन्होंने सोचा चाहे जो भी हो जाए, आज उन्हें सच से पर्दा उठाना ही पड़ेगा, वरना ये अंधेरा मेरे विराज के आत्मविश्वास और उसके आत्मसम्मान को चकनाचूर कर देगा। वह हिचकिचाते हुए बोले, बेटा, मेरी माँ की देखभाल के लिए एक लड़की संगीता मेरे घर आती थी, जो एक सभ्य लेकिन बेहद गरीब परिवार से थी। सबके साथ उसका व्यवहार बहुत ही अपनेपन से भरा हुआ था, और माँ की सेवा तो ऐसे करती थी जैसे उसकी कोई अपनी सगी औलाद हो। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं उसके व्यवहार और गुण से बहुत प्रभावित था।
धीरे धीरे हमारे बीच प्यार पनपने लगा। कई बार उस बड़ी हवेली में मैं और संगीता माँ के साथ अकेले होते थे। ऐसे ही किसी नाजुक क्षण में हम बहुत नजदीक आ गए थे। धीरे धीरे मेरा प्यार संगीता के प्रति और गहराता चला गया। एक दिन छुट्टी लेकर अपने घर चली गई और 2 दिन बाद वह नहीं आई। मैं बहुत बेचैन हो गया। उसके घर गया तो वहां ताला लगा हुआ था। उसे बहुत खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं बहुत उदास सा हवेली पर पहुंचा तो पिताजी ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। मैं उनके सामने नजरें नीची किए चुपचाप खड़ा था। उन्होंने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे योग्य नहीं है और इस हवेली में कभी नहीं आएगी। मैंने कहा, पिताजी, तो क्या आपने उसे यहाँ से निकाल दिया? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पिताजी गुस्से में बोले, ना समझ हो तुम। ऐसी लड़कियां अमीर लड़कों को प्यार के लिए नहीं, बल्कि दौलत के लिए अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं। संगीता भी एक बड़ी दौलत के बदले तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर चली गई। मुझे पिताजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने पिताजी के विचारों के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे मैं समझ गया था कि संगीता एक धोखेबाज लड़की है। मैं बहुत उदास रहने लगा। कुछ महीनों के बाद पिताजी ने कामनी से मेरी शादी कर दी। मुझ में पिताजी का विरोध करने की हिम्मत कभी नहीं थी। मैंने कामनी को सच्चे दिल से अपनी पत्नी स्वीकार किया। उसे पूरी इज्जत और मान सम्मान दिया। धीरे धीरे मैं कामनी को प्रेम करने लगा। अब वही मेरी जिंदगी थी। लेकिन जिंदगी के रास्ते इतने भी सीधे नहीं होते। टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है। एक दिन मेरे पास अनीता के भाई का फोन आया। उसने मुझे मिलने के लिए कहा। साथ ही मुझे चेतावनी दी, यदि तुम नहीं आओगे तो मैं हवेली जाकर तुम्हारी पत्नी के सामने सारी सच्चाई खोल दूंगा। मैं उसके घर गया तो पता चला कि संगीता ने मेरे और अपने बेटे को जन्म दिया है। बच्चे को देखते ही मेरे खून ने अपनी औलाद को एक पल में महसूस कर लिया था। बच्चा बिल्कुल मेरी ही परछाई था। मैंने उसके भाई से कहा, संगीता कहाँ है? उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? वो कहने लगा, संगीता से आप नहीं मिल सकते। हमने उसकी शादी कर दी है। हम जानते थे कि तुम्हारे पिताजी उसे कभी भी अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमने समझदारी दिखाते हुए मैंने उस उनकी शर्त मांग ली। धन की जरूरत किसे नहीं होती, और हमने ले लिया तो कौन सा अपराध किया? संगीता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। ये बच्चा उसके लिए एक बोझ से बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ, फिर चाहे अनाथ आश्रम में दे दो या तुम खुद इसकी परवरिश करो। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। रोते हुए बच्चे को उन्होंने मेरी गोद में डाल दिया। मेरा बेटा मेरी गोद में आते ही पुरसुकून नींद में सो गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब मैं क्या करूं? इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? मैंने पिताजी को फोन पर सारी बात बताई। उन्होंने थोड़ी ही देर में सारा इंतजाम कर दिया और बच्चे को मेरी बुआ के घर भेज दिया। अब मैं निश्चिंत था कि मेरे बेटे को पूरे ऐशो आराम के साथ अच्छी परवरिश मिलेगी। कामनी ने 2 कदम आगे बढ़कर सहदेव का कॉलर पकड़ते हुए कहा, आगे बोलो सहदेव। आज मैं तुम्हारे मुंह से सब सच उगलवाऊंगी, वह भी सबके सामने। ये जो तुम बड़े इज्जतदार बनते फिरते हो ना, सबको पता तो चले कि तुम कितने बेइज्जत इंसान हो। सहदेव आगे कहने लगे, कुछ महीनों के बाद कामनी की भी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। समय से पहले ही कामनी की हालत इतनी बिगड़ गई कि बच्चा उसके पेट में ही खत्म हो चुका था। बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला गया। साथ ही डॉक्टर ने कहा, अब कामनी कभी भी मां नहीं बन सकती है। होश में आते ही वह बच्चे के बारे में पूछने लगी। 1-2 दिन तक मैं सच्चाई छुपाता रहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा, कामनी को सच्चाई बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपने बच्चे से मिलने की उसकी चाह और गहराती जाएगी। फिर उसके लिए सच सहन करना और मुश्किल हो जाएगा। जब कामनी को ये पता लगा कि उसका बच्चा मरा पैदा हुआ था और अब वो कभी मां नहीं बन सकती, उसे इतना गहरा सदमा लगा कि बेहोश हो गई। कामनी की हालत पहले से ही खराब थी।
ऊपर से ये सदमा वो बर्दाश्त ना कर सकी। अब उसकी दिमागी हालत भी बहुत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, यदि आप अपनी पत्नी की जिंदगी चाहते हैं तो कहीं से लाकर एक बच्चा उसकी गोद में डाल दीजिए। बच्चे के लिए उमड़ी ममता ही अब कामनी को बचा सकती है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं तो रात दिन इसकी देखभाल में लगा रहता। एक दिन पिताजी और माँ हॉस्पिटल आए तो उनकी गोद में कुछ महीने का एक बच्चा था। उन्होंने कामनी की गोद में बच्चे को डालते हुए कहा, ये ले बेटा, भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली और तुम्हारी सूनी गोद भरने के लिए ही इस बच्चे को मेरे पास भेज दिया है। इस बच्चे की ममता छिन गई है, तुम इसे अपनी ममता से सींच कर एक नई जिंदगी दो। आज से ये तुम्हारा बेटा है विराज। उसकी गोद में आते ही वह बच्चा कामनी के गले से चिपक गया था। कामनी पहले से ही भावनाओं के भंवर में घिरी थी। उसने बच्चे को कसकर अपने कलेजे में भींच लिया और रोने लगी। मैं अवाक था, क्योंकि मैं पहचान गया था कि ये बच्चा मेरा और संगीता का बच्चा ही है। इस समय कामनी की हालत देखकर चाह कर भी मैं कामनी से कुछ न वो कह सका। कामनी गुस्से से चीख पड़ी, झूठे हो तुमने मेरी ममता का मजाक उड़ाया, धोखे से अपने पाप की निशानी मेरी गोद में डाल दी। मैं तो भूल ही गई थी, इस बच्चे को मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है और अपनी ममता इस पर लुटाती रही। मैंने इसे अपना दूध पिलाकर पाला है। कामनी की बातें सुनकर विराज की हिचकियां बंध गई थीं। शायद इसीलिए कि आज एक पल में उसकी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता टूटकर बिखर गया था। आज वो अपने को पूरी तरह से अनाथ महसूस कर रहा था। सहदेव ने विराज को तसल्ली देते हुए कहा, बेटा, जिंदगी की सच्चाई को हम बदल नहीं सकते, हिम्मत से उसे स्वीकार करो। विराज दर्द से तड़प कर बोला, कैसे भूल जाऊं पापा, मेरी रगों में इनका ही दूध दौड़ रहा है। इन्होंने मुझे अपनी ममता से सींचा है और जीवन दिया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, इनके प्यार और हर पल दिए हौसले की बदौलत ही हूँ। इनकी जिंदगी का एकमात्र अहम हिस्सा मैं ही था। मेरे लिए मेरी माँ की ममता ही स्वर्ग थी। कैसे भूल जाऊं सब कुछ। विकास ने कामनी की ओर देखा। विराज की बातें सुनकर वह बेचैन सी हो गई थी। उसकी आंखें डबडबा आई थीं। उसने अपनी पिस्तौल पास खड़े हुए आदमी को पकड़ा दी। वह कामनी को उकसाते हुए बोला, जिज्जी, आज यह सपोला और तुम्हारा धोखेबाज पति दोनों तुम्हारे सामने खड़े हैं। अपनी पिस्तौल उठाओ और खत्म कर दो दोनों को और ले लो अपना बदला। विकास के इशारे पर उस आदमी ने पिस्तौल कामनी के हाथ में पकड़ा दिया। विकास ने कहा, जल्दी करो जिज्जी, हमारे पास समय नहीं है और आज अगर हम चूक गए तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। कामनी ने विराज के सामने खड़ी हो गई थी। उसका हाथ कांप उठा था और पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसने विकास से कहा, मैंने इसे अपना दूध पिलाया है, इसकी जान कैसे ले सकती हूँ। विकास गरज उठा, कमजोर मत पड़ो जिज्जी, और यह मेलोड्रामा भी बंद करो, अपना बदला लो। कामनी रोने लगी थी। विकास, मुझसे ना होगा, जाने दो भाई, हम दोनों ही इनका घर छोड़कर चले जाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो इनकी दौलत और ना ये लोग। विकास एकदम से घबरा गया और क्रोध से चिल्लाने लगा, बंद करो ये नौटंकी, तुमको कुछ नहीं चाहिए तो हम काहे इतने दिन तुम्हारी चाकरी करते रहे, हमें क्या मिला। हमको तो सब कुछ चाहिए, सहदेव की सारी दौलत और सारा खजाना। तुमने ही कहा था ना कि विराज के मरने के बाद सहदेव को अपना गुलाम बनाकर रखोगी और पूरी संपत्ति का वारिस मुझे बनाओगी। फिर आज तुम अपनी जुबान से काहे फिर रही हो, लेकिन हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। अब और ड्रामा नहीं, फैसला होगा। ऐसा कहकर उसने अपनी बंदूक विराज और कामनी की ओर तान दी थी। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी कि अचानक से अनीता को जिस आदमी ने पकड़ रखा था, उसको धक्का मारकर अनीता विकास के हाथ पर झपटी। विकास का हाथ हिल गया। गोली तो चली, लेकिन छत को भेदते हुए निकल गई। जब तक सब संभलते, विकास अनीता की गर्दन दबोच चुका था। उसकी कनपटी को गन पॉइंट पर लेते हुए बड़ी बेशर्मी से बोला, वाह क्या आशिकी है भाई, अपने आशिक की जान जाते देख ये चिड़िया कैसे फड़फड़ा रही है। अब उसने अनीता को कस कर अपने से सटा लिया और बोला, जाने मन, तुमसे हमारा कोई रिश्ता तो है नहीं,
तो थोड़ा प्यार हमको भी कर लेने दो। विराज गुस्से से चिल्लाया, विकास, अनीता को हाथ मत लगाना, वरना बहुत बुरा होगा। विकास हंसते हुए बोला, ये देखो मिस्टर आशिक को, ये भी तड़प उठे। वाह भाई, क्या बात है। विकास के गुंडों ने तब तक कामनी के माथे पर गन सटा दी थी। विराज और सहदेव लाचार थे। एक गुंडे ने मयंक की मां को कबर कर रखा था। इसी का फायदा विकास उठा रहा था। विकास ने बेशर्मी से कहा, वैसे मुन्ना, तुमने तो इस सुंदरी को हाथ भी नहीं लगाया, तो कम से कम मुझे तो हाथ लगाने दो। वह अनीता के चेहरे से बिल्कुल अपना मुंह सटाते हुए बोला, जाने मन, अभी अभी मैं भी तुम्हारी आशिकी में गिरफ्तार हो गया हूँ। ऐसा कहकर उसने अनीता को और कस कर पकड़ लिया। अनीता की निकटता पाकर वो बहक गया था। अनीता को पकड़कर बगल वाले कमरे की ओर ले जाने के लिए खींचते हुए अपने आदमियों से बोला, कोई भी अपनी जगह से हिले तो भून देना। मैं थोड़ा इस सुंदरी से प्यार करके आता हूँ। कितना करंट है तुम्हारे शरीर में सुंदरी, मैं तो बौरा ही गया हूँ। विराज क्रोध से कांप रहा था और विकास अनीता के गालों पर, उसके चेहरे पर, अब उसकी गर्दन पर हाथ फेर रहा था। अनीता खुद को छुड़ाने के लिए बुरी तरह से छटपटा रही थी। विराज भूल गया कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है। एक पल में कई गोलियां उसके शरीर को छलनी कर सकती हैं। वो विकास के ऊपर कूद पड़ा, उसे धक्का मारकर गिरा दिया। और यही वो पल था जब छुप कर खड़े मयंक के दोस्त ने मयंक की मां के पास खड़े गुंडे की गर्दन पर वार करके उसे ढेर कर दिया। और सहदेव ने कामनी के पास खड़े गुंडे की कनपटी पर पिस्टल सटा दी। विराज बुरी तरह से विकास को मार रहा था। उसके सिर पर मानो खून सवार हो गया था। उसने पास में पड़ी एक लोहे की रॉड उठा ली। विकास को बुरी तरह से पीटते हुए चिल्लाता जा रहा था, तूने अनीता को हाथ कैसे लगाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अनीता को छूने की? मैं तुझे जान से मार दूंगा। वह ताबड़तोड़ विकास के हाथ और पैर पर वार कर रहा था। विकास पस्त होकर वहीं जमीन पर निर्जीव सा पड़ गया। पूरी फर्श उसके खून से रंग गई थी। लेकिन विराज तो जैसे होश में ही नहीं था, बस उसे मारे जा रहा था। मयंक ने आगे बढ़कर विराज का हाथ पकड़ लिया, उसे गले से लगाते हुए बोला, बस विराज, इसके गंदे खून से अपना हाथ मत गंदा करो। तब तक आउट हाउस का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर असीम और अनीता के पापा पुलिस के साथ अंदर आते हैं। पुलिस ने गुंडों को हिरासत में ले लिया। मयंक ने अपनी मां को बाहों में संभाल लिया। विराज अनीता के सामने बाहें फैलाए खड़ा था। अनीता दौड़कर उसके गले से लग गई। दोनों ने कसकर एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अनीता विराज के माथे को बार बार चूमते हुए कह रही थी, मुझे माफ कर दीजिए विराज, मेरी नादानी के कारण आपको इतना कुछ सहना पड़ा। वह बेतहाशा रोती जा रही थी। विराज ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसके माथे को चूमते हुए बोला, बस अब और आंसू नहीं। आपने कुछ भी नहीं किया है। हमारा वक्त खराब था, अब सब ठीक हो जाएगा। सबसे बेखबर वह दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये खड़े होकर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद सब लोग कोतवाली में बैठे थे। कामनी अपना बयान दर्ज करवा रही थी। मैं एक गुस्सैल और अभिमानी औरत हूँ। मेरी इसी कमजोरी का फायदा मेरे भाई विकास ने उठाया और हमेशा मुझे मेरे ही परिवार के खिलाफ भड़काता रहा। सहदेव के धोखे के कारण मैं इतनी क्रोधित हो गई कि अपना विवेक ही खो दिया। विकास मुझे रात दिन बदला लेने के लिए उकसाता रहता था। मैंने विकास के साथ मिलकर विराज को जान से मारने की साजिश रची थी, क्योंकि मैं सहदेव से बदला लेना चाहती थी। लेकिन आज जब विराज मुझे खतरे में पड़ा हुआ समझकर मेरी ओर दौड़ा, तो मेरा जमीर मुझे धिक्कारने लगा। विराज को अपने सामने पाकर मेरी ममता सिसक उठी थी कि मैं ये क्या करने जा रही हूँ। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ इंस्पेक्टर, मैं ही दोषी हूँ, मुझे सजा दीजिए। ऐसा कहकर अपना चेहरा अपनी हथेली में छुपाकर वो सिसकने लगी। विराज से ये देखा न गया। वह उठकर कमरे से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में आंसू थे। अनीता भी बाहर आकर विराज का हाथ पकड़कर उसके बगल में ही खड़ी हो गई। उधर कामनी के बगल में बैठे सहदेव की भी आंखें नम थीं। उसने कहा, पहली गलती तो मेरी थी। मैं तो कभी अपने लिए भी स्टैंड ना ले सका।
तुम्हें और बेटे को खो देने का डर तुम्हारे सामने सच्चाई कबूल करने से मुझे रोकता रहा। कामनी कह रही थी, सबकी दोषी मैं हूं सहदेव, मुझे सजा दो, मैं भुगतने को तैयार हूं। मयंक ने कहा, सबसे बड़ा दोषी ये विकास है, पैसों का लोभी और धूर्त है। आपके घर की सुख शांति उसी ने छीन ली, उसके कर्मों की सजा विराज उसे दे चुका है। एक डॉक्टर की हैसियत से मैं ये जानता हूँ कि अपनी जिंदगी में अब वह कभी अपने पैरों पर उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा, एक अपाहिज की जिंदगी जिएगा। कामनी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन सहदेव और विराज ने उस पर कोई मुकदमा दायर नहीं किया। बल्कि सहदेव के मित्र एडवोकेट शर्मा उसे छुड़ाने की तैयारी में जी जान से जुट गए थे। एक बार फिर सहदेव की लखनऊ वाली हवेली बहू के स्वागत के लिए तैयार थी। इस बार आरती की थाली उसके ससुर सहदेव के हाथ में थी। अनीता और विराज को लेकर उनकी कार हवेली के गेट पर पहुंच गई। सहदेव ने बेटे और बहू की नजर उतारकर उनकी आरती की। दोनों ने झुककर पापा जी के पैर छुए तो आशीष देते हुए सहदेव ने दोनों को गले से लगा लिया। विराज अनीता का हाथ पकड़कर अपने कमरे तक ले आया और बोला, आपके आशियाने में आपका स्वागत है श्रीमती जी। अनीता दौड़कर विराज के गले से लग गई। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें तथा ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।